गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये विजन के 3 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। यूएसए टू इलेक्ट इट्स 46 प्रेसिडेंट, तो ये आप सबको पता ही होगा। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी GS2 पॉलिटी सेक्शन में कवर होगी। तो गाइस अभी क्या 3 नवंबर को अमेरिका में वोट हुई है अक्रॉस इट्स 50 स्टेट्स और साथ में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में, वहाँ पे वो क्या करेंगे, अपने 46 प्रेसिडेंट को वोट करेंगे। अब क्या क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है कि किस तरह से यहाँ का जो हमारा इंडिया प्रेसिडेंट है और यूएसए के प्रेसिडेंट में क्या क्या डिफरेंस है, ये देख लेते हैं। जो इलेक्शन प्रोसीजर होता है ये आपको पता ही है। जो हमारे इंडिया में हम प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है। देखो गाइस हमारे जैसे जो एमपीज और एमएलएस को हम इलेक्ट करते हैं उसके अंदर हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है। मतलब कि जिस पार्टी को क्या है मेजॉरिटी ऑफ वोट मिलते हैं, चाहे वो 10% क्यों ना, चाहे वो 20% क्यों ना हो, लेकिन अगर एक भी वोट किसी और पार्टी से ज़्यादा हो गए हैं तो वो जो कैंडिडेट है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, अगर सपोज करो 3 पार्टीज हैं जिनको जितनी जितनी प्रोपोर्शन में सीट्स मिली हैं, वोट्स मिली हैं, उसी प्रोपोर्शन में उन्हें क्या मिलता है, वहाँ पे उस असेंबली में सीट्स मिलती हैं, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं। आपको पता होना चाहिए हमारा इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है टू इलेक्ट प्रेसिडेंट। जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसके, दोनों हाउसेस के, हमारे बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। मतलब कि इसमें जो एंग्लो इंडियंस होते हैं क्योंकि वो नॉमिनेटेड होते हैं तो वो इनके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, जो हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होती हैं उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ में जो दिल्ली और पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड इलेक्टेड एमएलएज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट का टर्म होता है वो 5 साल का होता है और वो कितनी बार भी री इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। मतलब कि अगर सपोज करो आज हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं, वो क्या है, कल को भी अगर 5 साल उनका टेनर खत्म हो जाता है उसके बाद भी वो एलिजिबल हैं कि वो प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे वो इनडेफिनेट टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पावर और फंक्शन क्या होता है हमारे प्रेसिडेंट के पास, देखो सबसे पहले क्या है, हमारा प्रेसिडेंट ओनली हेड ऑफ द स्टेट होता है, जबकि जो हमारे इंडिया में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट ही होता है क्या, प्रेसिडेंट होते हैं। इनके पास पावर और फंक्शंस कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर होगी, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी, ये आप सबने पढ़ा हुआ होगा। इसके अलावा क्या प्रेसिडेंट के पास काफ़ी वीटो पावर भी होते हैं, जैसे एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, कुछ भी वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यूएसए के प्रेसिडेंट में क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, यूएसए में भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो वोट देते हैं। जैसे आप अपने एमपीज या एमएलएस को वोट देते हो, उसी तरह क्या है यूएसए में सिटीजन्स वोट देते हैं अपने बैलेट में, ठीक है। हु इन टर्न कास्ट इलेक्टोरल वोट्स टू डिटरमिन द प्रेसिडेंट। इसके बाद क्या है, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो टेनर है वो 4 साल का, ना कि 5 साल का है, ठीक है। और यहाँ पे जो वो दोबारा सिर्फ 2 बार ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रह सकते हैं। आप जैसे ओबामा जी को ही देख लो, वो भी सिर्फ 2 बार ही क्या है, प्रेसिडेंट रहे हैं। ये नहीं कि वो बार बार इलिजिबल है री इलेक्ट होने के, नहीं, दे आर एलिजिबल टू री इलेक्ट ओनली वंस आफ्टर वंस, मतलब एक बार अगर वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं उसके बाद वो सिर्फ एक बार और री इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा यहाँ पे क्या, जो प्रेसिडेंट है ही इज़ बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनके पास क्या है, किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, एनफोर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो आपको पता है, जैसे हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स हैं या फिर डिफरेंट जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उसी तरह क्या है यूएसए में 50 स्टेट्स हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे प्रधानमंत्री हैं वो क्या कहते हैं कि हर एक स्टेट में के गवर्नर को, जो मेजॉरिटी पार्टी का होता है, ठीक है, रूलिंग पार्टी के जो गवर्नर होते हैं उसको हम अपॉइंट करते हैं हर एक स्टेट में। उसी तरह वहाँ पे क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है, वहाँ की जो 50 इंडिपेंडेंट फेडरल कमीशन हैं उनके हेड्स को क्या करता है, अपॉइंट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि क्या किसी बिल को आपने क्या करना है, साइन करना है, या फिर आप वीटो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। वर्ल्ड इन लिक्विडिटी ट्रैप विच कॉल्स फॉर सिंक्रोनाइज फिस्कल पुश सेज IMF चीफ इकोनॉमिस्ट। सो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी। तो गाइस हम सबसे पहले ये समझते हैं लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है। देखो गाइस लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं। इसमें क्या होता है, सपोज करो जब आप कोविड आया, इस वजह से क्या है, सभी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है उस पर एक तरह से हॉल्ट आ गया है, ठीक है।
अभी क्या है, हर एक कंट्री चाह रही है कि उसके कंट्री में क्या हो, मेरे लिक्विडिटी आए। इसमें क्या है, जो आरबीआई है या फिर उनका जो भी कंट्रीज़ का जो अपना सेंट्रल बैंक है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉनेटरी मेजर्स ले रहा है। मतलब मॉनेटरी मेजर्स इस तरह के मेजर्स लेना कि किसी तरह से क्या, जैसे इंटरेस्ट रेट कम कर देना बैंक्स में, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले सकें। इससे क्या होएगा, ताकि हमारी जो मार्केट है उसमें लिक्विडिटी आ सके। लेकिन इतना करने के बाद भी जब कंट्री में लिक्विडिटी नहीं आती, तो हम बोलते हैं कि जो वो कंट्री है वो कहीं ना कहीं किस में आ गई, लिक्विडिटी ट्रैप में आ गई है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी डिटेल में क्या है हम पढ़ लेते हैं। अभी आईएमएफ के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये बोला है कि जो वर्ल्ड है वो लिक्विडिटी ट्रैप में है। अब वो किस तरह से लिक्विडिटी ट्रैप में है, ये देखा गया है। जो 60% ग्लोबल इकोनॉमी है वहाँ पे जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है वो 1% से भी कम है। इसके अलावा नियरली जो 97% एडवांस्ड इकोनॉमीज है वहाँ पे भी जो इंटरेस्ट रेट है इट इज़ लेस देन द 1%। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब हम इस तरह के एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं ताकि हम मनी सप्लाई को मतलब कि हम मार्केट में इंक्रीज़ कर सकें, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों की इनकम नहीं बढ़ा पाते, इंटरेस्ट रेट नहीं इंक्रीज़ कर पाते, और ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ हम मतलब कि इंक्रीज़ कर पाते। ठीक है, ये इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पे जो जनरल पब्लिक होती है वो प्रिपेयर्ड होती है टू होल्ड ऑन टू वट एवर द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाइड एट अ गिवन इंटरेस्ट ऑफ रेट। ठीक है, क्या इंडिकेटर हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री है वो लिक्विडिटी ट्रैप में है। जो कि सबसे पहले कि लो इंटरेस्ट रेट, आपने काफ़ी इंटरेस्ट लोग करे हुए हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। रिसेशनर का ट्रेंड लगातार बना हुआ है। इसके अलावा क्या, जो वेजेस हैं वो उसके बाद भी क्या है, वो स्टेगनेंट है। मतलब आपने इतना काम किया लिक्विडिटी लेके आने का, लेकिन उसके बाद भी जो लोगों की जो वेजेस हैं वो कितने हैं, स्टेगनेंट ही हैं। अब हम मेजर्स क्या ले सकते हैं ताकि हम लिक्विडिटी ट्रैप को ओवरकम कर सकें। सबसे पहले फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस क्या है, देखो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए स्टेप होते हैं, उनको हम फिस्कल स्टिमुलस बोलते हैं। हमारा अगर आरबीआई कोई स्टेप ले रहा है उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी स्टिमुलस। ठीक है, फिस्कल स्टिमुलस में यही है कि हम क्या करते हैं, अपने टैक्स को कम करते हैं और हमने जो गवर्नमेंट क्या करती है अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करते हैं। जैसे हम अपनी आत्मनिर्भर अभियान लेके आए, वो है क्या, गवर्नमेंट का फिस्कल स्टिमुलस पैकेज है। इससे क्या आएगा, ताकि हम डिमांड बढ़ा सकें, फिर एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा और इनडायरेक्टली क्या है, फर्दर इनकम बढ़ेगी और हमारी जो स्पेंडिंग है वो बूस्ट होगी। ठीक है, तो गाइस अब हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था किस तरह से क्या है, जो गवर्नमेंट कर रही है अपने पब्लिक एम्प्लॉयज़ को 10,000 रुपये एडवांस में दे रही है फेस्टिव सीजन में। अब वो हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, एक मतलब डिमांड बढ़ा सकें, उसके बाद सप्लाई भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इनडायरेक्टली क्या लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो यही है ग्लोबल रीबैलेंसिंग का मतलब क्या होता है। अगर कुछ कंट्रीज एक्सपीरियंस कर रही हैं लिक्विडिटी ट्रैप, तो इस और कुछ नहीं कर रही, तो इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या करती है, इस ट्रैप को ख़त्म कर सकती है बाय कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल रीबैलेंसिंग। हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक आप अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट कुछ होता है ना, तो अगर आप वहाँ पे इंटरेस्ट रेट को शॉर्ट टाइम के लिए बढ़ा देते हो तो इससे क्या आप लोगों को इनक्रेज करते हो कि आप अपना इन्वेस्ट करो और अपने कैश को सेव करो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग। मतलब देखो, अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं, आप अपने घर में रखने की जगह क्या बैंक में इन्वेस्ट करो, ताकि क्या कर सको आप एटलीस्ट उसमें कुछ पैसा तो कमाओगे ऊपर का। तो यही बात होती है। ठीक है, Department of Space has invited public comment on Spacecom Policy 2020 and the Spacecom NGP 2020। देखो गाइस, इसमें NGP का मतलब है नॉर्म्स, गाइडलाइंस एंड द प्रोसीजर्स। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी किस में कवर होगी, GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में। तो गाइस अभी स्पेसकॉम पॉलिसी 2020 आई है, इसका एम हमारा यही है कि अभी जो डिमांड बढ़ रही है स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट की, देखो अभी क्या आपको पता है जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो सैटेलाइट के थ्रू हो रही है। ठीक है, लेकिन अब डिमांड पड़े कि स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन मतलब कि हो, और ताकि हम क्या कर सकें, अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको एडवांस कर सकें, ताकि हम क्या कर सकें कम्युनिकेशन के फील्ड में, कमर्शियल, सिक्योर्ड और सोसाइटियल कम्युनिकेशन के फील्ड में खुद को सेल्फ सस्टेन बना सकें। ठीक है, अभी क्या है, कुछ इससे रिलेटेड जो नॉर्म्स क्या होंगे, गाइडलाइंस क्या होंगे, क्या प्रोसीजर होगा स्पेस के हम पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको भी डिटेल में लग दिया कि किस तरह से हम इन गोल्स को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। अब क्या फीचर हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्पेस असेट्स को सिक्योर करना है। मतलब कि हमें क्या करना है, ये जो भी ऑर्बिटल रिसोर्सेज हैं जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, उसको एक्वायर करना है इन अ टाइम बाउंड मैनर, और साथ में जो हमारी सैटेलाइट्स हैं हमें उन्हें टाइमली मैनर में क्या करना है, रिप्लेस करनी है। मतलब देखो कुछ सैटेलाइट्स होती हैं वो मतलब कि फंक्शन में नहीं रहती, या फिर कुछ भी अगर उसमें खराबी होती है तो हमें उसको टाइमली मैनर में क्या करना है, रिप्लेस करना है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि कोई जो ऑर्बिटल रिसोर्सेज होते हैं वो अनयूज होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, वो जो अनयूज ऑर्बिटल रिसोर्सेज हैं उनको हमें किसी को और को दे देना चाहिए, सिंपली गिवन टू समवन जो इसको बेटर वे में
यूज़ कर सकें या फिर उसको इस तरह से बना सकें ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि इंडियन इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना चाहिए, मतलब कि जो भी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग या जो इमर्जिंग सर्विसेज हैं हमें उन्हें इंकरेज करना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, होम और अब्रॉड दोनों में सर्विसेज को प्रोवाइड करा सकें। सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कम्युनिकेशंस होते हैं जैसे मिलिट्री सैटेलाइट, तो उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो अपना पूरा चार्ज लेगा, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद की लेगा। इसके अलावा ये बताया कि जो स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन है उसमें सिर्फ हम इंडियंस को ही क्या करेंगे, ऑथराइजेशन देंगे, ठीक है। ओनली इंडियंस कैन गेट ऑथराइजेशन फॉर स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स रिलेटेड फाइंडिंग्स इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो गाइस ये जो न्यूज़ है ये सोशल इश्यूज़ में कवर हो जाती है, आइडर इन GCS1 और द GS2। देखो अभी क्या सिस्टम है, प्राइमरी हेल्थ केयर ने क्या अभी फाइंडिंग्स करी हैं। ये जो फाइंडिंग है ये एक डॉक्यूमेंट का पार्ट है विच इज़ रिलीज बाय पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड द चाइल्ड हेल्थ। देखो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, तो गाइस ये आप सबको पता ही होगा। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फैमिली या कोई कम्युनिटीज़ की जो भी नीड्स एंड प्रेफरेंसेस हैं जिसके लिए वो हेल्थ के लिए अप्रोच करती है ताकि हमारा वेलबिंग बनाए रखे, ठीक है। जैसे आपको छोटी छोटी बीमारी होती रहती है, कभी खांसी हो गया, जुकाम हो गया, तो उसके लिए आपको प्राइमरी हेल्थ केयर की ही जरूरत पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी हेल्थ केयर। अभी क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर के सिस्टम्स को हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट माना है, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। अभी क्या है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं ये डिसएडवांटेज जो हमारे सेक्शंस होते हैं उनको सपोर्ट करता है जिनके पास क्या असेंशियल सर्विसेज का कवरेज नहीं होता। क्या फाइंडिंग्स हैं, देखो इन्होंने बोला है कि अभी क्या जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो बर्डन है वो ग्रो हो रहा है, जिस वजह से क्या है काफ़ी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं जिनके पास क्या फंड्स की कमी है। इसके अलावा क्या है, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके पास क्या है, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, दे आर पुअरली सपोर्टेड, और उनके पास ट्रेनिंग की भी कमी है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर्ड हो रही हैं। लाइक जैसे हमारे इंडिया में 5 लाख पर फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है फॉर सेकेंडरी एंड द टर्शियरी ट्रीटमेंट, लेकिन ये बोला है जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं या जो स्कीम्स हैं वो भी हैम्पर्ड हो रही हैं ड्यू टू द डिफरेंट रीजन, जैसे करप्शन की वजह से, ठीक है, या फिर जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो पोअरली एंगेज्ड है, अंडर फंडिंग है, मतलब कि आप उस स्कीम को आप मतलब कि इम्प्लीमेंट कर रहे हो जिसके अंदर खुद ही फंड नहीं है, ठीक है, या फिर जो पब्लिक और प्राइवेट सिस्टम है अभी जो फ्रेगमेंटेशन हो रही है, जैसे किस तरह कितने जो कंपनीज हैं उसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उस तरह से जो पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज जो फ्रेगमेंटेशन हो रही है उस वजह से कहीं ना कहीं जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं वो भी हैम्पर्ड हो रही हैं। सजेशंस क्या दिए हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे और उनको लिंक करेंगे किसके साथ, रेगुलेशन के साथ एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट के द्वारा, ताकि हम क्या कर सकें और जो हमारी कम्युनिटी को हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को क्या कर बना सकें, स्ट्रॉन्ग बना सकें। इसके अलावा क्या है, जो पॉलिसी मेकिंग है उसको हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे बाय एडिक्वेट रिसोर्सेज फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को पहली बात अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए। नियर अबाउट आपको पता है हमारी जो गवर्नमेंट है हेल्थ एजुकेशन इन सेक्टर में बहुत कम क्या करती है, स्पेंड करती है, तो इसमें ये बोला गया जो गवर्नमेंट है उसको अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए स्पेशली इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर बाय 1% ऑफ द GDP। इसके अलावा हमने क्या करना है, कुछ और फाइनेंसिंग स्कीम्स बनानी है जो एनहेंस करें, इम्प्रूव करें अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व इट इज़ इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अंडर मैप प्रोग्राम। तो गाइज ये जो न्यूज़ है आप समझ ही गए होंगे किसमें आएगी, GS3 एनवायरनमेंट सेक्शन में। तो गाइस अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा कि किस तरह से हमने क्या किया, अभी रामसर साइट एक अभी नई बनी है जो कि उत्तराखंड की फर्स्ट बनी है ना। तो आप जरा मुझे नाम बताना उसका क्या है कमेंट सेक्शन में, मैं भी देखूँ आपको कितना याद है, ठीक है। तो अभी देखो जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो साइट्स होती हैं जो हमारी कंट्रीज़ के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है और रिकॉग्नाइज किया किसके अंडर किया जाता है, यूनेस्को के मैप दैट इज़ द मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर, ताकि हम क्या कर सकें उस बायोस्फीयर रिजर्व को सस्टेनेबल वे में डेवलप कर सकें बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी एफर्ट्स एंड द साइंस, ठीक है। तो ये देखो किसी भी अगर हम किसी भी जगह को नेशनल पार्क डेजिग्नेट करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करते हैं, तो उसके लिए हमारे इंडिया के डिफरेंट एक्ट्स हैं जिनके अंडर हम डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व किसी को डेजिग्नेट करते हैं तो वो कौन रिकॉग्निशन देता है, वो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व
क्या करता है, उसको रिकॉग्निशन देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये ग्लोबल एक नेटवर्क है, ठीक है। जैसे किस तरह जैसे रमसार साइट्स होती हैं, ठीक है, वो ग्लोबली क्या रिकॉग्निशन मिलता है, उसी तरह जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उनको भी ग्लोबली रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है। अभी देखो जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, एक यूनिक ग्लोबल नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का, जो हम क्या कहते हैं, इसका एम हमारा यही होता है क्या कि हम इस एरिया में सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट कर सकें और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। इंडिया में प्रेजेंटली 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन 12 जो है जिनको रिकॉग्निशन दे दिया है अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो कहते आप सबको पता होना चाहिए वो 12 बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पता होगा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, मेनली इसके 3 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, कल्चर डाइवर्सिटी को, इसके अलावा इकोनॉमिकली डेवलप करना, और साथ में सोशियो कल्चरली और एनवायरमेंटली उस एरिया को सस्टेनेबल बना के रखना। लॉजिस्टिक सपोर्ट मतलब डेवलप करना थ्रू रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखो ये आपको पता होगा जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इसके 3 जोन होते हैं, एक होता है कोर, फिर होता है बफर, फिर होता है ट्रांजिशन, ठीक है। जो कोर एरिया होता है ये स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन है, मतलब जहाँ पे हम अपने कंजर्व करते हैं किसी स्पीसीज को, इकोसिस्टम को या जेनेटिक वेरिएशन को। बफर जोन में क्या होता है, कोर एरिया से एडजॉइन एरिया होता है जिसको हम किस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, फॉर रिसर्च, ताकि हम साइंटिफिक रिसर्च वहाँ पे कैरी आउट कर सके, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रांजिशन एरिया होता है, ये एरिया वहाँ वो होता है जो कम्युनिटीज़ का फोस्टरली सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉलॉजिकली सस्टेनेबल इकोनॉमिक और ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पे कैरी आउट होती हैं, ठीक है। अब जब हम ये पढ़ लेते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में, देखो ये आपको पता ही होगा कि ये कहाँ पे मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये विंध्यास में सिचुएटेड है नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डेक्कन, ठीक है। अपर गंगेटिक प्लेन एंड सेमीरेट गुजरात राजपुताना में, मतलब किस सिचुएशन बताइए, ठीक है। जो पन्ना नेशनल पार्क था वो 1981 में बना था। 2011 में पन्ना को नोटिफाई कर दिया था बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। अब जो पन्ना है ना वो मध्य प्रदेश का ही ना 3rd बायोस्फीयर रिजर्व बन चुका है, ये आपको पता होना चाहिए, जो इंक्लूड हो गया वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में आफ्टर पंचमाड़ी एंड अमरकंटक, ठीक है। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का ये 3rd बन चुका है आफ्टर पंचमाड़ी एंड द अमरकंटक, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने चलते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। तो अभी क्या है, हाई कोर्ट पैनल क्वेश्चन द सेटिंग अप ऑफ स्पेशल कोर्ट टू टाई एमपी एंड एमएलए। जो गाइस सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में पढ़ते हैं। 2017 में क्या सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ऑर्डर किया था कि हमें 12 स्पेशल कोर्ट सेटअप करना चाहिए एक्सक्लूसिवली, जो ट्राई करेगा क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को, मतलब कि जो भी एमपीज या एमएलएस के अगेंस्ट जो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं उनको क्या करेगा, डील करेंगी ये स्पेशल कोर्ट। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने भी इसको सपोर्ट किया था कि इस तरह की जो स्पेशल कोर्ट्स हैं इनका एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, जो 3 जज कमेटी है जो कि मद्रास हाई कोर्ट की, उसने क्वेश्चन किया कि इन स्पेशल कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है क्या, जो एक्सक्लूसिवली ट्राई कर रही है एमपी और एमएलएस को फॉर वेरियस क्राइम्स इन दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वो ऑफेंस सेंट्रिक है, ना कि ऑफेंडर सेंट्रिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सटेंड करी है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बाय द 1 मंथ। देखो गाइस अभी आपको पता है जब मई जून में क्या गवर्नमेंट ने अपना रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था आत्मनिर्भर अभियान, तो जो एक्सटेंडेड क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है वो उसी का ही पार्ट है। इसमें सेंटर ने प्लेज किया था कि हम क्या करेंगे, 20% एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि अगर सपोज करो आपको 1000 रुपीज़ के लोन की ज़रूरत है, लेकिन आपको 20, ठीक है, 1000 रुपीज़ की अगर आपको ज़रूरत है तो आप कुछ क्या करोगे, 1000 रुपीज़ की एक सिक्योरिटी सबमिट कर दोगे, लाइक आपने गोल्ड रख दिया, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी आपने कुछ रख दिया। लेकिन इसमें ये बोला कि 20% आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे जो आपको उसके लिए आपको सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आपको प्लस जो 200 है वो आपको 1200 रुपये उधार पे मिल जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ अपनी 1000 रुपये की सिक्योरिटी रख दो, 200 रुपये की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें यही है कि आपको गारंटी दी जाती है फॉर अप टू 20% एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन, लेकिन इसकी लिमिट यही है 3 लाख करोड़ की लिमिट पे। स्कीम इनिशियली किसके लिए बनाई थी, जो एमएसएमईज है हमारी, लेकिन उसके बाद इसको लेटर इसको कवर कर दिया था प्रोफेशनल्स को भी। इसमें क्या है, इस स्कीम के अंडर जो इंटरेस्ट रेट है बैंक्स का वो 9.25% है, जबकि अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का 14% है। इस लोन का जो टेन्योर है, टर्म है, वो 4 साल का है, जिसके अंदर क्या इस लोन को एक्सटेंड किया जाता है बाय फर्दर 1 ईयर तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, तो आपको पता ही होगा। देखो ये क्या है, ट्रेनिंग मॉड्यूल है ताकि हम क्या कर सकें, कोविड को मैनेज कर सकें ऑन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दीक्षा प्लेटफॉर्म पे। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। प्लेटफॉर्म क्या करता है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है आपके फ्लेक्सिबल टाइम पे या फिर ऑन साइट बेसिस पे। लेकिन अगर आप क्या है 9 से 5 की जॉब कर रहे हो, लेकिन आप क्या करते हो उसके अलावा जो भी आपका फ्लेक्सिबल टाइम है आप
उसमें क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग रिक्वायर कर सकते हो। अभी तक क्या ऑलरेडी जो 19.2 लाख जो वर्कर्स हैं वो इस कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और 15 लाख जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी इशू कर चुके हैं टू ऑनलाइन ट्रेनीज। एस्टेरॉइड 16 साइको, देखो गाइस मेनली जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो ऑर्बिट करते हैं बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर और ये मोस्ट ऑब्जेक्ट मासिव ऑब्जेक्ट है इन एस्टेरॉइड बेल्ट इन अवर सोलर सिस्टम। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो गाइस मार्स और जुपिटर के जो बीच में काफ़ी एस्टेरॉइड्स मिलते हैं, तो जिसमें जो एस्टेरॉइड 16 साइके है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो एस्टेरॉइड हैं कभी कभी इन्हें माइनर प्लैनेट भी बोलते हैं, एक रॉकी होते हैं या फिर कुछ जो मतलब कि वो होते हैं ना रेमिनेंट्स होते हैं, मतलब कि जो लेफ्ट ओवर जो बच जाती हैं चीज़ें, कभी मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े वुकड़े उन तरह के होते हैं। अभी रिसेंट स्टडी है उसमें ये पाया गया जो एस्टेरॉइड 16 साइके है ये एंटायरली मेटल से बना है और अगर आप इसको बेचने चलो तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो नियर अबाउट 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर होगी, विच इज़ मोर देन एंटायर इकोनॉमी ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आप सोच सकते हो इसकी कॉस्ट कितनी होगी या इसमें कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव जो मेटल से बना हुआ है। कोवास्की डिजीज़ क्या है, अभी के जो डायरेक्टर जनरल है ICMR के, दैट इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, उन्होंने बोला जो कोवास्की डिजीज़ का क्या ट्रेंड है चिल्ड्रन में ड्यूरिंग द रिकवरी फेज ऑफ कोविड, इसको रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो कोवास्की डिजीज़ होता क्या है, इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, ये मेनली यंग चिल्ड्रन में होती है। ये इट इज़ द लीडिंग कोज फॉर द हार्ट डिजीज इन किड्स। इसकी वजह से क्या जो किड्स होते हैं जो बच्चे होते हैं उनमें हार्ट डिजीज़ होती है। अब क्या है अभी तक कोज नहीं पता चला कि कोवास्की डिजीज़ एक्चुअली किस वजह से होती है। कोई बोलता है जीन्स मतलब इनहेरिडिटरी होती है, वायरस बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है, या फिर अगर चाइल्ड एक्सपोज हो जाते हैं थ्रू वेरियस केमिकल्स या इरिटेंट उसकी वजह से इस डिजीज़ को होता है। ठीक है, अभी क्या जो इंडियन नेवल शिप एरावत वो पोर्ट सूडान पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर सेकंड। तो अगर आपको पता है हमारा जो मिशन सागर है कोविड-19 के मतलब कि अमंग उस स्टेज में हमने मिशन सागर स्टार्ट किया था मई जून 2020 में, जिसका हमारा एम यही था कि जो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं हम उनकी हेल्प कर सकें बाय प्रोवाइडिंग फूड्स और मेडिसिन। तो हमने मिशन सागर के अंडर हमने मालदीव्स, मॉरिशस, सीचेल, मडागास्कर, कोमोरोस इनकी हेल्प की थी। तो अभी क्या है इसके बाद अब हमने मिशन सागर का फेज़ 2 स्टार्ट किया है। इसके अंदर ऑलरेडी जो एरावत शिप है वो पोर्ट सूडान में पहुंच चुकी है। इसके अंदर इंडिया असिस्टेंस प्रोवाइड करता है फूड मेडिसिन टू फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, ताकि हमको नेचुरल कैलेमिटी तो कोविड-19 की पैंडेमिक की वजह से जो वहाँ पे इफेक्ट पड़ा उसको हम ओवरकम कर सकें। लास्ट न्यूज़ मालाबार 2020 नेवल एक्सरसाइज। देखो गाइस आपको पता ही है मालाबार जो नेवल एक्सरसाइज है वो किस किस के बीच में होती है, इंडिया, USA और जापान के बीच में होती है। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसका एम यही है कि किस तरह से हम क्या कर सकें कॉम्बाट मैन्यूवर्स, मतलब मैन्यूवर्स का मतलब होता है कुछ टैक्टिक्स होती हैं उनको हम कॉम्बाट कर सकें। ठीक है, और कुछ वार गेम्स उसमें होती हैं। ये 1992 में स्टार्ट हुई थी, तभी बायलेटरल स्टार्ट हुई थी बिटवीन द इंडिया और USA नेवी, लेकिन उसके बाद 2015 में जापान ने ज्वाइन कर लिया था। लेकिन 2020 में ये कहना चाह रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी इन जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इससे देखा जाएगा ये क्वाड एक्सरसाइज बन जाएगी। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज इट विल बिकम क्वाड एक्सरसाइज। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।